बेहतर बताएंगे। क्या लगता है आपको वाराणसी की सीट, और यहीं से शुरुआत, वाराणसी से लेकर अगर पूरे देश की तरफ चलें बढ़ें तो क्या नरेंद्र मोदी यहां भी फंसे हुए दिखाई देते हैं? प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी के भाषणों में जो एक उत्साह दिखाई दे रहा था, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था, वो कॉन्फिडेंस, उस कॉन्फिडेंस के क्या मायने निकाले जाएं, और क्या यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कम अंकों से भी जीत मिलती है, कम मार्जिन से भी जीत मिलती है, तो वो उसे हार के रूप में देखा जाएगा? कैसे देखा जाए? मोस्ट पॉपुलर, विश्व गुरु, सबसे बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के, और जिनके नाम का डंका बजने और बजाने की बात बीजेपी करती रही, वो अगर यहां पर पिछड़ते हुए नजर आए तो फिर ये चुनाव कहां जा रहा है? और क्या इसी कारण इनको उधर कन्याकुमारी जाने की जरूरत पड़ रही है ताकि 30 तारीख 1 तारीख को चुनाव आते आते कम से कम उनके ऊपर फोकस रहे और उनकी सीट सुरक्षित हो जाए? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। अगर आपके पास इस प्रश्न का जवाब है कि यह चुनाव किन आधारों पर हो रहा है, हिंदुत्व के आधार पर, राम मंदिर के आधार पर, 370 खत्म होने के आधार पर, या जनता से जो जुड़े हुए सवाल हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, अर्थव्यवस्था, महिलाएं, इन बिंदुओं पर, अगर आपके पास इन दोनों सवाल, इस सवाल का जवाब है, तो आप वाराणसी की स्थिति या फैजाबाद की स्थिति के लिए आपको बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदुत्व पे चुनाव हो रहा है फिर कोई बहस नहीं है, दोनों धर्म के केंद्र हैं और पूरे मतदाताओं से प्रभावित है, पूरा प्रदेश प्रभावित है। आप अगर फैजाबाद के चुनाव में, 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का मत प्रतिशत 22% बढ़ा था, 1-2% नहीं, 22%। ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं था कि अयोध्या या फैजाबाद भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित रहा। राम मंदिर या राम जन्म स्थान आज तो है नहीं। ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के अनुसार 500 साल पुराना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां आकर के जीती है 1991 में। उसके पहले कोई चुनाव नहीं जीती, और 2014 के पहले जो 2 चुनाव हुए थे, 2009 2004, दोनों चुनाव हारी थी, और बुरी तरह से हारी थी, थोड़े मनंतर से नहीं, बुरी तरह से हारी थी। तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने फैजाबाद के लोगों ने एकदम वसीयत कर दिया है वो उस सीट को भारतीय जनता पार्टी के नाम से। बनारस की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आई कि अगर आप पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और या एनडीए के उम्मीदवारों को जिताने के लिए आप घूम रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं को बनारस वोट मांगने की जरूरत थी? क्या राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में इंडिया दल समूह के सभी बड़े नेता वोट मांग रहे हैं? वहाँ स्टालिन वोट मांग रहे हैं, वहाँ अखिलेश यादव वोट मांग रहे हैं, वहाँ तेजस्वी वोट मांग रहे हैं, वहाँ ममता जी चलिए यहीं प्रचार करने, वहाँ सीताराम येचुरी, प्रकाश करात वोट मांगने आए। हमने तो किसी बड़े नेता का नाम नहीं सुना कि मैं रायबरेली में आकर के सभी नेता प्रचार कर रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं, अपने नेता के लिए या इंडिया दल समूह के बड़े वरिष्ठ नेता के लिए। राहुल गांधी ने अपना नामांकन किया, उनके पार्टी के लोग और उनकी बहन, उनकी पार्टी के महासचिव भी हैं, वो वोट मांगते रहे। मोदी जी के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के लगभग सभी मुख्यमंत्री वहां लगे हुए हैं। अन्य दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो वहां लगे हुए हैं, विभिन्न जातियों के नेता लगे हुए हैं, जो पंचायती राज संस्थाओं के लोग हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसकी जरूरत क्या है आपको? अगर लोग वहां अपने आप पूरी उत्कंठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों है? अगर एक तरफ का सामान्य जन समर्थन मोदी जी के लिए बनारस में है, तो नामांकन के एक दिन पहले एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह से रोड शो करने की क्या जरूरत थी जी? क्यों? अब क्या हुआ इवेंट या वह रोड शो एक राजनीतिक कार्यक्रम था? क्या उसमें केवल राजनीतिक कार्यकर्ताओं या स्थानीय लोगों की भागीदारी थी? क्या वह एक राजनीतिक कार्यक्रम जैसे आयोजित किया जाता है उसी रूप में उसको आयोजित किया गया था? आवश्यकता क्या थी उसकी? क्यों इतना एक इवेंट का आयोजन किया गया? अगर सब कुछ सामान्य है और आपके साथ सभी मतदाता एकदम उत्साह के साथ लगे हुए, मैं नहीं कह सकता
कि मोदी जी जो है चुनाव हार सकते हैं। लेकिन जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम वहां चल रहे हैं, वह किस बात को बताते हैं कि आप में भी न किसी बात को लेकर के संदेह है। अगर अगर 2019 के चुनाव के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव के जो राजनीतिक परिणाम है उसको संकेत माना जाए तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल तो नहीं है। जिस 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 वाराणसी दक्षिणी क्षेत्र में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है, वहां कुछ हजार मतों से जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। गोया कि जो जो जिन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जन समर्थन लेने की बात कर रही है वो तो उतने प्रभावी नहीं है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर वहां का जनता तो आह्लादित नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि शहर का विकास हो गया, शहर का स्वरूप बदल गया, आप याद कीजिए कि वहां पे एक फोटोग्राफी का एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें सबसे एक फर्स्ट प्राइज किसको मिला कि काशी में, बनारस में गटर में, सीवर्स में उतर करके एक आदमी सीवर की सफाई कर रहा है। क्या यह विकास है? यह एक विकसित शहर का नक्शा है? एक ऐसे शहर की उपलब्धि है जो अपने आप को विकास के किसी बिंदु पर पहुंचने का दावा कर रहा है? आज अगर साल, 2 साल, 4 साल पहले भी अगर आपको सीवर की सफाई करने के लिए किसी व्यक्ति को बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के सीवर में उतरने की बाध्यता हो रही हो और आप कहेंगे कि मैंने शहर का विकास कर दिया, जी। निवेश विकास नहीं होता। नगरीय सुविधाएं या समन्वित नगरीय विकास एक दूसरी चीज है, उसकी परिभाषा अलग है। सड़कों का चौड़ीकरण और फ्लाईओवर नगरीय विकास की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन बनारस में स्थिति है आज भी, अगर बनारस में नाले और कई नाले आकर के गिर रहे हैं गंगा में सरेआम, उसके उनको अभी भी उनका प्लान ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो कौन सा विकास है ये? अगर घाट वहां के अस्त व्यस्त हैं और उन्हीं घाटों के विकास का दावा किया जा रहा है, तो क्या वहां की जनता में निराशा नहीं होगी? मिला कि अगर रोजगार के अवसर सृजित हुए हों, नगरीय विकास बेहतर हुई हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई हो, सस्ता शिक्षा व्यवस्था बन गई हो, बढ़िया कनेक्टिविटी बढ़ गई हो, निश्चित रूप से के अलावा तो होगा। कुछ दिखाया ही नहीं जाता सुनील जी। जितनी भी अरे रिपोर्टिंग घाट देख भी रहा दिखा दिए ना सही हूं, से। वो घाट पे जाके आप करते हैं, उस वहीं से आ जाते हैं। 80 घाट से राजीव जी उस घाट को आप दिखा दीजिए जिस 80 घाट पर प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, उसी घाट को दिखा दीजिए आप। और वही नहीं, किसी भी घाट को दिखा दीजिए जिस घाट का विकास हुआ हो, या आप ऐसे उपायों को दिखा दीजिए जिससे जो वहां से जीविका अर्जित करने वाले लोगों को सुविधा मिली हो। कोई ऐसा उपक्रम बता दीजिए जिससे जो व्यक्ति छोटे छोटे धंधों से अपनी जीविका चला रहा था उसको ताकत मिली हो, उसको बेहतर स्थिति मिली हो। सवाल यह है कि अगर वाराणसी में एक तरफा जन समर्थन मोदी जी के लिए है, तो फिर विभिन्न जातियों के लोगों, नेताओं को इकट्ठा करने की आवश्यकता क्या है? कि अगर मैं किसी बड़े नेता को नहीं देखा हूं जो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा कर ले और इस तरह के इवेंट मैनेजमेंट करे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं नहीं मानता कि कितनी बड़ी चुनौती उनके पास है, लेकिन अजय राय कोई ऐसे उम्मीदवार नहीं है। अजय राय के ऊपर भी, अजय राय उदल जैसे बड़े नेता को हरा करके राजनीति में प्रवेश किए। उदल वह कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं जो कभी चुनाव नहीं हारे, 9 बार के विधायक रहे हैं, कोई चुनौती उनके सामने नहीं थी, और एक निर्दलीय विधायक के रूप में उन्होंने हराया था। और दूसरी चीज, 2014 की तुलना में 2019 में उनके मतों में 2 गुना की वृद्धि हुई है। अजय राय और मोदी जी के बीच में कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन अजय राय भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता है जी, अपने क्षेत्र के विधायक हैं और जन समर्थन से निकले हुए नेता हैं और 24 घंटे के पॉलिटिशियन हैं। वो भी नहीं कि ओकेजनल पॉलिटिशियन है, 24 घंटे के पॉलिटिशियन है। तो उनकी मौजूदगी ऐसा नहीं कि आप खारिज कर सकते हैं। निश्चित रूप से मोदी जी की मौजूदगी या मोदी जी की उम्मीदवारी ज्यादा मजबूत है एक प्रचार के लिहाज से। अंदरूनी स्थिति क्या तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन प्रचार के लिहाज से, उनके कद के हिसाब से, पार्टी में वरिष्ठता के हिसाब से, एक संवैधानिक पद पे उनके विराजमान होने से निश्चित रूप से उनकी मौजूदगी महत्वपूर्ण है। लेकिन अजय राय को एकदम खारिज नहीं कर देंगे, वो कोई पैरासूट के नेता नहीं है।
और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और वामपंथियों के का भी गल रहा है, वो वामपंथी नेताओं की अच्छी खासी मौजूदगी रही है वाराणसी में और वाराणसी के आसपास। तो उन नेताओं की जो सक्रियता है, जो एकता है, वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती का विषय होना चाहिए। एक तरफा चुनाव नहीं है, ये नहीं है कि वाराणसी का एक एक मतदाता केवल बीजेपी को वोट दे रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। वहां पे संघर्ष है, और अगर संघर्ष नहीं होता, अगर जन समर्थन नहीं होता, तो इस 47 डिग्री 48 डिग्री 45 डिग्री तापमान में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को सुनने के लिए नहीं आता, कोई भाषण सुनने के लिए नहीं आता, किसी का लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर जन समर्थन नहीं होता, अगर विरोध नहीं होता, और इस मानसिकता के लोग वाराणसी में नहीं होते, तो 1-1.5 किलोमीटर लंबे रोड शो में प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव के रोड शो में लोग सड़कों पर नहीं निकलते, सब अपने अपने घरों में रहते। आज किसी की हिम्मत नहीं बाहर निकलने की, और लेकिन लोग सड़कों पर आए और जन समर्थन दिया। तो जो वाराणसी में निश्चित रूप से लड़ाई है, लेकिन एक तरफा लड़ाई नहीं है। और इंडिया दल समूह मजबूती के साथ, अपने मुद्दों के साथ। मेरा फिर वही सवाल है कि अगर यह चुनाव बेरोजगारी पे हो रहा है, महंगाई पे हो रहा है, किसानों की बदहाली पे हो रहा है, खराब अर्थव्यवस्था पे हो रहा है, बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था पे हो रहा है, महंगी होती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था पे हो रहा है, तो बीजेपी के ऊपर सवाल है। बीजेपी के ऊपर सवाल है, और बीजेपी को लेकर के लोगों के मन में संदेह है, इसीलिए चुनाव की बात की जा रही है। और आप एक अंतिम बात में कर दो, जो आपने कहा था कि दलितों का वोट, अगर आप किसी दलित को जानते हैं उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासतौर से, वह किसी उम्र का हो, आप उसको फोन करके पूछिए, बात करके पूछिए कि भाई क्या चल रहा है, क्या मानसिक स्थिति आपकी है। ये जो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, रोजगार बचाओ का जो नारा है, लोकतंत्र बचाओ का जो नारा है, ये नीचे डाउन द लाइन सबसे निचले पायदान तक है, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये संविधान के द्वारा मिला हुआ संरक्षण उनके हाथ से खींच लिया गया, तो उनकी सामाजिक प्रगति का या सामाजिक बेहतरी का कोई और तरीका नहीं है। आक्रामक हिंदुत्व से उनको कुछ मिला जुलना नहीं है, आक्रामक ध्रुवीकरण से उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उनको हासिल उसी से होगा जो संविधान में उनको संवैधानिक आरक्षण मिला हुआ है, और जब उनको नौकरियां मिलेंगी। नौकरियों के अलावा आप अपने आर्थिक विकास नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है। और राज्य, स्टेट एक बड़ा एम्प्लॉयर है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, इस तथ्य से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। दलितों के बीच में बड़े पैमाने पर नाराजगी है, और वह उस दल समूह के साथ जा रहे हैं जो इस मुद्दे को लेकर के लड़ाई लड़ रही है, और निश्चित रूप से इंडिया दल समूह है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपको भी डॉक्टर राकेश